इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस 2015 का सेक्शन 4 यानी टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस का सही जवाब फाइंड आउट करेंगे। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल इज़ टू। स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे नाच गाना ये सब जो खेल कूद करवाया जाता है, तो इनका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, हेल्प स्टूडेंट्स अचीव वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। इन सब चीज़ों को विद्यालय में इसीलिए कराया जाता है ताकि इसके तहत विद्यालय का जो शिक्षार्थी होते हैं उनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, ये सही तरीके से एडजस्ट हो सके हर एक फील्ड में, इसीलिए इन्हें कराया जाता है। यस, यही सही ऑप्शन हो सकता है, सही उत्तर हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे क्योंकि यह टीचिंग एप्टीट्यूड है। कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसे भी जानना हम सब के लिए आवश्यक है। ऑप्शन भी क्यों नहीं होगा? देखो, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम रूटीन। क्लासरूम रूटीन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यह सब नहीं करवाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, गिव स्टूडेंट्स एन ओरिएंटेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कार्य संबंधी जो विश्व है यानी कि वर्ल्ड ऑफ वर्क है, जो प्रोफेशनलिज्म है, इनको बच्चों के साथ एक ओरिएंटेशन देने के लिए, बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ विद्यालय में करवाया जाता है। ये भी बात गलत है, असली उद्देश्य ये नहीं है। ऑप्शन डी, प्रोवाइड फॉर द विकारियस सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों का ये बहुत ही प्रगढ़ नीड होता है और इन्हीं नीड को फुलफिल करने के लिए यह सब किया जाता है, ये भी गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द स्कूल करिकुलम शुड बी प्लान्ड टू एग्री विथ। विद्यालय का जो भी करिकुलम हम सेट करते हैं, जो डिज़ाइन किया जाता है, इनको किसके तहत प्लान किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, द जनरल कल्चर ऑफ द स्कूल इन द पास्ट। अतीत में जो विद्यालय का कल्चर रहा है उसी के तहत करिकुलम को प्लान किया जाना चाहिए। ये गलत बात है, अतीत के लिए नहीं, बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को हमें तवज्जो देना चाहिए। ऑप्शन बी, द गोल्स पर्पसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यस, यहाँ देखो, बच्चों के साथ जो जुड़ा हुआ है ना पॉजिटिव अर्थ में, इन्हीं को आप सही जवाब देना। तो बच्चों का जो उद्देश्य है, गोल है, इनका एम क्या है, इसके साथ साथ इनका दिलचस्पी किस विषय में है, रुचि रुझान किस विषय में है, उन्हीं को हमें ज़्यादा तवज्जो दे करके करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ऑप्शन सी, द ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द टीचर। टीचर का ट्रेनिंग और इंटरेस्ट को लेकर के हमें करिकुलम बिल्डअप नहीं करना चाहिए, करिकुलम बिल्डअप का केंद्र पे होना चाहिए शिक्षार्थी। ऑप्शन डी, द अवेलेबल टेक्स्ट बुक्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी कि अलग अलग विषयों में जो टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध हैं, इन्हीं को लेकर के करिकुलम बनाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कूल सुपरविजन मस्ट बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। विद्यालय का जो सुपरविजन है यानी कि विद्यालय को देख रेख किस विषय पर आधारित रह करके करना चाहिए? ऑप्शन है, द ग्रेटर कम्युनिटी सेटिस्फैक्शन। यानी कि विद्यालय के इर्द गिर्द का जो कम्युनिटी है, जो रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ तक खुश है या खुश नहीं है, उसे देख करके विद्यालय सही तरीके से प्रचालित हो रहा है क्या नहीं, परिचालित हो रहा है क्या नहीं, उसे हम जज नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, द ग्रेटर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। बच्चों का व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन, खुशी बच्चों का कितना मिला है, बच्चे क्या वाकई खुश है या नहीं है, उसे देख करके जांच करना चाहिए, यह भी गलत बात है। ऑप्शन सी, द रिड्यूस्ड क्लासरूम मिसबिहेवियर। विद्यालय में अगर बच्चे मिसबिहेवियर कम करते हैं, यानी कि विद्यालय में जो बच्चों का आचरण है, बिहेवियर है, ये बहुत सुदृढ़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो इसे क्या हम स्कूल बहुत ही बढ़िया तरीके से सुपरवाइज हो रही है, ये हम नहीं कह सकते। ऑप्शन डी, द ग्रेटर पीपल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रति जो ज़्यादा शिक्षार्थियों का जो गोल है, ये फुलफिल हो रहा है क्या नहीं, ये प्रोग्रेस, ज़्यादातर शिक्षार्थियों का प्रगति कितना है, सही ढंग से हो रहा है या नहीं, उसे ही ऑब्जर्व करके, उसे ही देख करके एक विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन, एक विद्यालय का सुपरविजन कहाँ तक सही है, जांच करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब 59, द टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टूवर्ड्स द। एक शिक्षक का पहला दायित्व किसके प्रति होना चाहिए? कम्युनिटी के प्रति होना चाहिए, समाज के प्रति होना चाहिए। ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स
छात्र छात्राओं के प्रति होना चाहिए। तो देखो, एक टीचर है, टीचर इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, टीचर इज़ रिलेटेड टू टीचिंग, तो उनका जो प्रमुख दायित्व है वो छात्र छात्राओं के प्रति होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी है सब्जेक्ट ही और शी टीचर्स, जो विषय वो पढ़ाते हैं एक निर्दिष्ट टीचर, उसके प्रति भी उनका दायित्व है, उसको भी उन्हें ठीक से निभाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए भी हमें काम करना होता है, कम्युनिटी के समाज के लिए भी हमें काम करना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 60। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू, सबसे महत्वपूर्ण एक दायित्व क्या है शिक्षक का? ऑप्शन ए गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है, लेकिन बाकी फंक्शंस को भी हम देखेंगे, ऑप्शंस को भी हम देखेंगे, क्योंकि छात्र छात्राओं का जो प्रगति है उसे ही गाइड करना एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। ऑप्शन बी में है प्रोवाइड रेमेडियल हेल्प व्हेयर एवर नीडेड, जब आवश्यकता हो तभी रेमेडी देना चाहिए, शिक्षार्थियों को सहायता करना चाहिए। देखो, ये एक दायित्व है, लेकिन सबसे प्रमुख दायित्व में ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी है इम्पार्ट इफेक्टिव टीचिंग। इम्पार्ट इफेक्टिव टीचिंग बोले तो बहुत ही प्रभावशाली पढ़ाना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से पाठदान करना चाहिए, लेकिन यह भी प्रमुख दायित्व में शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन डी है मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। देखो, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक दायित्व है, लेकिन प्रमुख दायित्व नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द स्कूल चिल्ड्रेन आर लाइकली टू सफर द वर्स्ट इफेक्ट्स एजुकेशनली फ्रॉम ए टीचर हु। एक विद्यालय का जो छात्र छात्राएं हैं ये सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से फंसते हैं या बुरी तरीके से पीड़ित होते हैं जब एक शिक्षक क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है इज एन इमोशनली इमेच्योर इंडिविजुअल। यस, ये सबसे सही कथन है, क्योंकि एक टीचर जब आवेगिक तौर से इमोशनली स्टेबल नहीं रहते हैं, इमोशनली परिपक्व नहीं होते हैं, बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं, हरकत करते हैं, तब जाकर के शिक्षार्थी भोगते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को फिर भी हम देखेंगे। ऑप्शन बी में है हैज़ पार्शियल ग्रास्प और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। यदि वो टीचर का जो सब्जेक्ट है, जिस विषय में वो टीचर पढ़ाते हैं, उस विषय में यदि उनका ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तो इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान शिक्षार्थियों को भुगतना नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी कैन नॉट इंटीग्रेट द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय का जो असली ज्ञान है, मुद्दा विषय है, चीज़ है, उसको जब इंटीग्रेट नहीं कर सकते, एकीकरण नहीं कर सकते, तो इसका भी उतना ज़्यादा नुकसान शिक्षार्थियों को नहीं होता है। ऑप्शन डी कैन नॉट ऑर्गेनाइज हिज और हर सब्जेक्ट लॉजिकली। और जब कोई टीचर अपना जो विषय है उसको तार्किक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है, तब उसका भी बहुत ज़्यादा हानि नहीं हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62। हियर इज द क्वेश्चन। द मेजर गोल इन द क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी टू प्रमोट। क्लासरूम में जो हम डिसिप्लिन बनाने का प्रयत्न करते हैं, जो नियमानुवर्तिता हम मेंटेन करने का प्रयत्न करते हैं, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है किस चीज़ को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए गुड स्टडी कंडीशंस। डिसिप्लिन को हम क्लासरूम में अच्छा पढ़ाई करने के लिए नहीं बनाना चाहते हैं। ऑप्शन बी गुड स्टूडेंट कंडक्ट। बच्चों का जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, आचरण है, यह अच्छा हो जाए, इसलिए हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी क्वाइट एंड ऑर्डर इन द क्लासरूम। देखो, जो क्लासरूम बहुत ही चुपचाप रहता है, बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ रहता है, वो क्लासरूम एक्टिव नहीं है। याद रखिएगा, क्लासरूम में बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, इसका मतलब ये होता है कि शिक्षार्थी बातें भी करेंगे, शिक्षार्थी शिक्षक के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। ऑप्शन डी सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यस, शिक्षार्थियों का पार्ट में शिक्षार्थियों की ओर से उनका जो निर्देश है, दिशा निर्देश सही तरीके से हो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जोर देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एज इट अप्लाइज टू द क्लासरूम द टीचर्स रोल इन मोटिवेशन इज एसेंशियली ए मैटर ऑफ। क्योंकि क्लासरूम में हमें मोटिवेट भी करना होता है, बच्चों को प्रेरणा देना भी होता है, तो जब हम शिक्षक होने के नाते बच्चों को प्रेरणा देने का प्रयत्न करते हैं
तो इसमें शिक्षक का भूमिका क्या होता है? ऑप्शन है अराउजिंग नीड्स इन चिल्ड्रन, बच्चों का जो नीड्स है, चाहत है, उनको वृद्धि करना मोटिवेशन का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी चैनलाइजिंग और चैनलिंग द एनर्जीज टू लाइव एंड अलर्ट स्टूडेंट्स इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। यस, जो लाइव यानी कि जो बच्चे मौजूद है कक्ष में, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जो अलर्ट बच्चे हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को बहुत ही जल्दी से समझ पाते हैं, उनका जो शक्ति है, उनका जो कंसंट्रेशन है, फोकसिंग पावर है, उसको चैनलाइज करना एक टीचर का सबसे ज़्यादा मोटिवेटर के रूप में करना होता है। इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। लेकिन ऑप्शन सी क्या है, चलो देखते हैं। क्रिएटिंग न्यू इंटरेस्ट, बच्चों के मन में नए नए रुचि, नए नए रुझानों को उत्पन्न करना, क्रिएट करना मोटिवेशन का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन डी प्लेसिंग अट्रैक्टिंग इंसेंटिव्स विथ हिम द रीच ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों का जो पहुंच है उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स देना चाहिए, बच्चों का मोटिवेशन हाई हो, इसीलिए बच्चों को जो आकर्षित सामग्री है उनको देना चाहिए। ये बात गलत है। सिर्फ इस प्रकार अगर हम बलवर्धकों को देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, पुरस्कार करते हैं, तो बच्चे हो सकता है ज़्यादा लालची भी हो सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव चीज़ों का यहाँ बात कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 64। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपका मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक दे सकते हैं। इन डेवलपिंग ए न्यू टॉपिक और ए लेसन द टीचर शुड बिगिन विथ, एक नया टीचर या फिर एक नया लेसन को जब टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो कहाँ से टीचर को शुरू करना चाहिए? ऑप्शन है एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का ओवरव्यू से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ओवरव्यू से नहीं शुरू करना चाहिए। ऑप्शन बी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं शिक्षक, उस विषय में कितना इम्पोर्टेंस है उस विषय का, उसे हमें सबसे पहले बताना चाहिए। ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी सम इंटरेस्ट्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, यस, ये हमें जांच करना चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसी को सबसे पहले हमें जांच करना चाहिए, उसी से शुरू करना चाहिए। जब भी आप कोई नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड उनका पूर्व ज्ञान, उनका प्रीवियस नॉलेज कहाँ तक सही है, क्या क्या है, आपको बहुत सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन से पता लगाना चाहिए, फिर आपको नया चैप्टर पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी द टीचर शोन इंटरेस्ट, देखो यहाँ टीचर का इंटरेस्ट सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, बच्चों का दिलचस्पी किस विषय पर है उससे ज़्यादा फोकस करना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 65। इफ द स्टूडेंट सीम्स टू बी फैटिग्ड फ्रॉम द मेंटल वर्क द टीचर शुड, अगर हमें लगता है कि बच्चा या फिर शिक्षार्थी, विद्यार्थी मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो गए हैं, थोड़ा हैरान हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क ही और शी हैज़ टू डू, बच्चा, ये लड़का हो या लड़की हो, इसका जो कार्य है उसको कम कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी प्रोवाइड हिम और हार विथ ग्रेटर वेराइटी ऑफ टास्क्स, यस, उस बच्चा को या फिर उस बच्ची को जिसे हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वो अभी फैटिग में है, यानी कि वो परेशान हो गया है, हैरान हो चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार का कामों में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार जब हम अलग अलग कामों में, एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए देंगे, तो बच्चा का जो मन है वैसे भी प्रफुल्लित हो सकता है, मन उसका डाइवर्ट होगा एक चीज़ से और मन उसका आनंदित हो सकता है। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? देखो, एनकरेज हिम और हार टू डेवलप परसिस्टेंस एंड आस्क हिम टू कंटिन्यू डिस्पाइट फैटिग, ये हम नहीं कर सकते। वो फैटिग में है, वो हैरान हो चुका है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उसको और ज़्यादा हम उत्साह देंगे कि और ज़्यादा करो और आगे बढ़ो। ऐसा करने से नहीं होगा, क्योंकि मानसिक दबाव में कोई बच्चा बहुत ही शानदार परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ऑप्शन डी है इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिवॉर्ड्स टू बी अटेन्ड ऑन कंटिन्यूइंग। अच्छा, हम इसको लालच दिखाएंगे कि आप अगर आगे बढ़ते हो, कंटिन्यू करते हो अपना कार्य, अपना होम टास्क, तो आपको बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुरस्कार देना भी गलत बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार बच्चे लालची हो जाएंगे और जब आप पुरस्कार देंगे तभी काम करेंगे, पुरस्कार जब नहीं देंगे तब काम ना करेंगे, ऐसा भी उनका प्रवणता, एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है।
द क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स। क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है, जो नियमानुवर्तिता है, अनुशासन है, यह किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए? ऑप्शन ए है सोशल कन्फॉर्मिटी, सामाजिक सौहार्द के साथ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लासरूम का अंदर का बात है ये। ऑप्शन बी पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये भी नहीं होना चाहिए, यहाँ सोशल एडजस्टमेंट का बात नहीं है, यहाँ सेल्फ डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा सही जवाब, क्योंकि डिसिप्लिन हम इसीलिए मेंटेन करवाने का प्रयत्न करते हैं ताकि बच्चों का जो निजी जीवन है, निजी जो लाइफ है, उसमें वो बच्चा अप्लाई कर सके, ठीक है, और खुद को दिशा निर्देश कर सके। ऑप्शन डी है एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। देखो क्लासरूम में जो सब आचरण, जो सब बिहेवियर एप्लीकेबल है, उन्हें ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा अगर हम करेंगे तो बच्चे ना भी मान सकते हैं, ठीक है, प्रेशराइज करके हम बच्चों को नहीं मनवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 67, इन ऑर्डर फॉर ए लेसन टू बी इफेक्टिव, एक पाठ को अगर आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर टू, तो आपको एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए, क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन है रिलेट द मटेरियल टू द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, बच्चा का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसका अनुभवों के साथ आपका जो टीचिंग मटेरियल है उससे मिलान करना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन इसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई ऑप्शन है कि नहीं हम देखेंगे, तो इसे हम फिलहाल काट करके रखते हैं। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज द कंटेंट सो दैट द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट एज सच, ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले कौन सा आना चाहिए, पहले इसके बाद शेष में कौन सा आना चाहिए, तो इसे ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ इस प्रकार। अगर सीरियलाइज करेंगे तो ये भी करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी उतना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्लान द लेसन सिस्टमेटिकली, ये सबसे सही बात है। जो लेसन हम पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो लेसन हम पढ़ाएंगे, उसी को सिस्टमेटिकली हमें परिकल्पना करना चाहिए, यानी कि लेसन प्लान जब तक हम सही ढंग से नहीं बनाते हैं तब तक बढ़िया तरीके से बच्चों को हम प्रभावशाली ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन सी हो सकता है सही जवाब, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? देखो, एक्सप्लेन द लेसन गिविंग एग्जाम्पल्स एंड फुल डिटेल्स, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपको, लेसन को एग्जाम्पल के साथ पूरी जानकारी देना है, पूरी डिटेल्स के साथ डिस्कस करना है, तो ये करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा लेसन प्लान ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब लेसन प्लान करेंगे तो देखो हमारे जो क्लास होता है, कक्ष में हमें 45 मिनट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको करवानी होती है, तो 45 मिनट सिंस हमारे हाथ में समय बहुत कम है, इसीलिए हमें एक पहले से ही पूर्व परिकल्पना के साथ जब हम आएंगे तब ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन ए चाइल्ड आस्क्स ए क्वेश्चन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर द टीचर शुड जनरली, जब कोई विषय संबंधित कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसमें सामान्य तौर पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है गिव स्ट्रेट आंसर टू सेटिस्फाई द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, ये गलत बात है, हमें डायरेक्टली आंसर कर देना चाहिए, और ऐसा आंसर हम करेंगे तो बच्चा का जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, ये खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये गलत बात है, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें जवाब नहीं देना चाहिए, उसका जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, उसे और बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी है रेफर हिम टू टेक्स्ट बुक और अदर रेफरेंसेस, हम सिर्फ उसको टेक्स्ट बुक, अब देख लो आप ये वाला फलाना टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप ये वाला बुक पढ़ो, इसमें है ये जवाब, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी रेफर द क्वेश्चन टू अनदर चाइल्ड फॉर आंसर, हम ये जो सवाल उसने पूछा है उसको और एक बच्चा को रेफर कर देंगे कि तुम इसका सही जवाब दो, ये भी गलत बात है। ऑप्शन डी हेल्प द चाइल्ड अराइव एट हिज और हर ओन आंसर्स, ये सबसे सही कथन है, क्योंकि बच्चा ने सवाल किया है तो उसे हमें प्रयास करना चाहिए कि वो खुद से ही अपना सही जवाब ढूंढे, उसमें हम मदद करेंगे, हम फैसिलिटेटर हिसाब से, एक फैसिलिटेटर के रूप से काम करेंगे, लेकिन बच्चा खुद अपना वो जवाब ढूंढे, इसका ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इसी में तवज्जो दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, द रिजेक्टेड चाइल्ड इज लाइकली टू बी, यानी कि जो बच्चा को रिजेक्ट किया जाता है, जो बच्चा को ये बार बार फीड किया जाता है, बोला जाता है तू गधा है, तू आधा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ इस प्रकार लोग करते हैं, तुझसे कुछ नहीं होगा, आप एकदम निकम्मे हो, आप एकदम बेवकूफ़ हो, आपसे तो ये हो ही नहीं पाता है, आपसे ये प्लस माइनस का भी एक सम सलूशन नहीं होता है, ऐसा जो बात है, ऐसा जब बार बार बोल के हम किसी को नकारते हैं तो इससे बच्चा और ज़्यादा
आक्रमणात्मक हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन बी में है नेगेटिव, बच्चा नकारात्मक होगा, नकारात्मक से ज़्यादा एग्रेसिव होगा, वो हर चीज़ को मनाने के लिए एग्रेसिव भूमिका निभाएगा। ऑप्शन सी है ट्रूएंट, यानी कि वो सच्चाई हो जाएगा, ऐसा करने से सच्चाई नहीं वो झूठ भी बोल सकता है। ऑप्शन डी है फियरलेस एंड एडवेंचरस। देखो फियरलेस एडवेंचरस कुछ नहीं होगा, उसका मन में और ज़्यादा डर और ज़्यादा शंका की डंका बजने लगेगी, यानी कि और ज़्यादा वो शाई बन सकता है, वो एग्रेसिव बन सकता है, उसका मन में कोई जिज्ञासा है, कोई उत्सुकता है कोई चीज़ों को जानने का, तो वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल लर्निंग इज। विद्यालय में जो शिक्षण होता है, विद्यालय का जो अधिगम है, इसका सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रिपेयरिंग टेस्ट। देखो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का प्रिपरेशन लेना विद्यालय का सबसे प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी जजिंग एडिक्वेसी एंड परफॉर्मेंस। बच्चों का सिर्फ और सिर्फ कितना करेक्ट हो रहा है, कितना जवाब सही है, कितना गलत है, कितना एक्यूरेट बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू नहीं होता है इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल का। ऑप्शन सी मेजरिंग ग्रोथ, ये सही बात होता है, क्योंकि ग्रोथ कहाँ तक हो रहा है, बच्चों का डेवलपमेंट कहाँ तक हो रहा है, उसे मेज़र करने का प्रयत्न कहीं ना कहीं हम स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ और को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ से करने का प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन डी है असाइनिंग ग्रेड्स, उनको ग्रेड देना, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। ये पुराना जो हमारे भारतवर्ष का जो अभी तक चलता आ रहा है ना, और अभी भी ये मौजूद है ग्रेडिंग सिस्टम, किसका कौन सा परसेंटेज आया है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है। कागजी शिक्षा पर ज़्यादा बल हमारे देश में दिया जाता है, आमतौर पर प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा बल देना चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। Question number 71, in the context of school, continuous and comprehensive evaluation implies। विद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में CCE का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस। देखो CCE में हम शिक्षार्थियों का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, ना कि शिक्षकों का, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। यस, बच्चों का जो शिक्षाएं तनिक है और को स्कॉलास्टिक जैसे कि खेल कूद नाच गाना, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो परफॉर्मेंस है बच्चों का, उन्हें हम जांच करने का प्रयत्न करते हैं, उनका जो प्रगति है उसे हम नापने का कहीं ना कहीं प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? देखो मेकिंग टीचर अकाउंटेबल टू द पेरेंट्स एंड द स्कूल। जो छात्र छात्राएं हैं उनका अभिभावक, उनका पिता माता और विद्यालय के प्रति टीचर को अकाउंटेबल बनाने के लिए CCE नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी असेसमेंट नॉट टू बी स्प्रेड ओवर द टोटल इंस्ट्रक्शनल टाइम। यहाँ बोल रहा है कि असेसमेंट यानी कि जो मूल्यांकन होगा, इसका जो टोटल टाइम होगा, इंस्ट्रक्शन टाइम, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये बात गलत है, इसके साथ कनेक्शन अवश्य ही होता है, इंस्ट्रक्शनल आवर भी इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा सही जवाब? ए गुड हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ द वन हु। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल का जो हेड होता है, हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, तो इनको किस प्रकार होना चाहिए? ये कौन व्यक्ति हो सकता है? ऑप्शन ए understands what is good educational administration and applies its principles with a strong hand। yes, एक व्यक्ति वही सही प्रिंसिपल, वही सही हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस हो सकता है जिसका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ है, जिन्हें अच्छा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और बुरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो मालूम है। इसके साथ साथ वो एक रूप से सशक्त हो करके अपना जो नैतिकता है, अपना जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स है, उनको अप्लाई कर सके, वही सबसे परफेक्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? चलो देखते हैं। is particularly careful about discipline and does not compromise with misconduct or misbehavior। ये तो बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा है, सिर्फ और सिर्फ अपना डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ ही चलेंगे और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बच्चा अगर कोई गलत करते हैं तो बच्चा शरारती होता है, बच्चा हो सकता है कई बार गलती कर सकेंगे, लेकिन इनको हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा पनिशमेंट अगर करेंगे तो वो स्कूल नहीं चलेगा। ऑप्शन सी है, देखो इज़ फ्लेक्सिबल इन हीज और हार अप्रोच एंड वर्क्स कोऑपरेटिवली एंड विद ए ह्यूमन टच। देखो कोऑपरेटिवली हमें काम करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ह्यूमन टच में, ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन लगा के यदि काम करेंगे एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो स्कूल को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें आएगी, परेशानियाँ होगी इनको। ऑप्शन डी है अलाउज फ्रीडम to the staff and the students and least interference in their affairs। देखो ये बात गलत है, प्रिंसिपल को हर एक चीज़ में
घुसना पड़ता है। हर एक एफआईआर जो भी घटनाक्रम है विद्यालय का, उनमें घुसना पड़ता है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, नहीं तो गई भैंस पानी में हो सकती है विद्यालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रीडम इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट। शिक्षा में फ्रीडम का मतलब क्या होता है, शिक्षा में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू डू एनी एक्टिविटी इफ इट फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी कि यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो भी कार्य बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए अच्छा होता है वो कार्य हमें बच्चों को करते देना चाहिए, और इसी को हम फ्रीडम इन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, यहाँ ऊपर बाकी ऑप्शंस आप देख सकेंगे। ऑप्शन बी, सी, डी क्यों नहीं होंगे, चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी में है, स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू जॉइन एनी कोर्स ऑफ स्टडी दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। देखो ये हमें नहीं करना चाहिए। जो विद्यालय मेन करिकुलम है उनका जो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करके ही करिकुलम को डेवलप बिल्डअप किया जाता है। तो पहले वो करिकुलम कंप्लीट हो जाए, इसके बाद बच्चों का जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें कोई अगर कोर्स में बच्चों का रुचि है, कोई चीज़ों में रुझान है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ों में बच्चों का रुझान है वो बाद में करेंगे। ऑप्शन सी में है, स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू डू एनी एक्टिविटी दे लाइक टू डू और आर इंटरेस्टेड इन। देखो ये भी बात गलत है। बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी मनमानी करना चाहते हैं वो बच्चों को करते देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सैतानाश हो जाएगा। ऑप्शन डी है, ऑल दी एवर इम्प्लाइड। देखो सभी ऊपर में जो भी ए बी सी है सबको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये असंभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा, इस प्रकार जब क्वेश्चंस आप फाइंड करेंगे, इस प्रकार जो क्वेश्चंस आप पाएंगे, तो इनका आप अगर उस क्षेत्र में होंगे, आप अगर एक टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, तो आप कैसा करेंगे, पहले वो भी थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए, इसके बाद जवाब दीजिएगा तो सही होने का 100% चांस बढ़ जाता है। द पॉलिटिकल स्लोगन ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन फैक्ट मीन्स दैट। अच्छा, ये एक राजनीतिक स्लोगन है जो सभी व्यक्ति, सभी इंसान बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए, फ्रॉम ए सर्टेन एंगल ऑल ह्यूमन बींग्स आर द सेम। एक निर्दिष्ट एंगल से हम ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि सभी इंसान बराबर है, ये सही मतलब नहीं है। ऑप्शन बी, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू बी गिवन फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, यह सही बात है। ये जो राजनीतिक तरीके से जो बताया जाता है ना, यहाँ हर एक व्यक्ति का इच्छा, हर एक व्यक्ति का राइट, हर एक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है इक्वली ट्रीट करे, इस पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ऑप्शन सी देखो, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज। देखो हर एक व्यक्ति को सेम अपॉर्चुनिटी देने का बात इस जो स्लोगन है इससे नहीं इंडिकेट होता है। ऑप्शन डी, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, ये भी सही बात नहीं है। ठीक है, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट सिर्फ एनफ नहीं है, सही होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट हेल्पफुल इन, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है ये किस क्षेत्र में मददगारी साबित नहीं होते हैं। ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, बच्चों का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है ये उतना आवश्यक नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन बी, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सिलेक्ट करना तो मददगारी है। ऑप्शन सी, डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का जो अधिगम अनुभव है उनको भी डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, यह तो हेल्पफुल है, मददगारी है। ऑप्शन डी, प्रिपेयरिंग इवेलुएशन टूल्स, किस प्रकार हम इवेलुएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, यह भी ज़रूरी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76, हियर इज अ क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द following methods is the existing knowledge used to draw conclusions, तो किन चीज़ों के मदद से, किन मेथड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक कंक्लूशन पर पहुंच सकते हैं, उपसंहार पर हम जा सकते हैं। ऑप्शन है इंडक्टिव रीजनिंग मेथड। देखो इंडक्टिव रीजनिंग मेथड में क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक रूल या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से प्रिंसिपल से हम जनरल रूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मेथड में क्या होता है, जनरल एक प्रिंसिपल से एक निर्दिष्ट एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि कंक्लूजन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कंक्लूजन बनाने के लिए पहले जनरल रूल, इसके बाद एक स्पेसिफिक रूल पे हमें जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, पहले हम बोलेंगे ऑल ह्यूमन्स आर
क्या, मॉर्टल। इसके बाद राम इज़ ए ह्यूमन सो ही इज़ ऑल्सो मॉर्टल, कुछ इस प्रकार हम कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ जनरल से स्पेसिफिक में गए हैं, तो सर्वे मेथड डिस्कवरी मेथड नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 77, द रेस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर द टीचर शुड स्टेम प्राइमरीली फ्रॉम द टीचर्स। शिक्षक के प्रति जो छात्र छात्राओं का सम्मान है वो प्रमुख तौर से शिक्षक का किस चीज़ पर आधारित है? ऑप्शन ए लीगल अथॉरिटी, उनका जो क्षमता है उस पर आधारित है, गलत बात है। ऑप्शन बी स्टेटस एज एन एडल्ट, एक एडल्ट होने के नाते उनका बर्ताव कैसा है इस पर आधारित है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी पर्सनल इंटीग्रिटी एंड गुडविल, यस, ये बच्चों का कितना भला चाहते हैं, ये बच्चों के साथ कितना घुल मिल जाते हैं, कितना वो अपना जो रिलेशनशिप है कितना रेपो अच्छा बिल्डअप कर पाए हैं, इस पर आधारित होता है। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एंड ऑप्शन डी स्टेटस एज ए पेरेंट सब्सटीट्यूट, देखो एक टीचर अपना अभिभावक, अपने जो पिता माता है उनका ऑल्टरनेटिव के रूप में कहाँ तक सही होता है, कहाँ तक सही फिट होता है, इस पर यह आधारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इज, जो साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसका जो सबसे प्रमुख दिख है, एस्पेक्ट है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए द प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम उसका प्रमुख नहीं होता है। ऑप्शन बी द हाइपोथेसिस, यानी कि जो हम कल्पना करते हैं, कल्पना करके जो ऐसा ऐसा हो सकता है, जो एजम्पशन करते हैं वो भी सही नहीं है। द मेथड, ये सही बात है। साइंटिफिक अप्रोच का सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है मेथड, आपका सिस्टम कैसा है, आप किन पद्धति का प्रयोग करके करने का हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हो, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है। और ऑप्शन डी में है द रिजल्ट, रिजल्ट तो ज़रूरी है लेकिन रिजल्ट कैसा मिला है वो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ए चाइल्ड हु रीड्स द नंबर्स रॉन्गली हैज़ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो यहाँ रीड है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे शिक्षार्थियों को ये मालूम होगा रीडिंग रिलेटेड जो डिफ़िकल्टी है, रीडिंग रिलेटेड जो समस्या है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, तो आप फटाक से डिसलेक्सिया आंसर कर दोगे। लेकिन देखो भाई यहाँ नंबर्स की बात है, नंबर्स को थोड़े ही हम बार बार पढ़ते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं क्या, वो नंबर किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का सही जवाब डिस्कैलकुलिया होगा। डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स रिलेटेड डिफिकल्टीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ डिराइविंग एज कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक चीज़ का जो धारणा है वो बच्चा का मन में जब प्रगाढ़ रूप से बैठ जाता है तो उसमें सबसे प्रमुख कौन सा सीक्वेंसेस है, सबसे प्रमुख कौन सा है, सबसे पहले क्या आता है? ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या कि थोड़ा मतलब कि क्या एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्शन नहीं आता है। ऑप्शन बी है डिफरेंशिएशन, वो अलग कर पा रहा है कि नहीं, तुलना कर पा रहा है कि नहीं। ऑप्शन सी एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, अनुभव इसका क्या है। ऑप्शन डी है जनरलाइजेशन, ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये बाद में आता है। एब्स्ट्रैक्शन भी क्या बाद में आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को यानी कि जो धारणा है उसका जो बारे में सोच है वो बाद में आता है, सबसे पहले अनुभव आता है, वो चीज़ को लेकर के बच्चा क्या सोच रहा है, कैसा अनुभव उसने पाया है, ठीक है, वो ज़रूरी हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक क्वेश्चन पेपर का पोर्शन के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।